Hello everyone, this is Chanchal Maheshwari and I welcome you all again on my YouTube channel. तो भाई कैसे हैं सब लोग? बहुत दिनों बाद इस चैनल पर कोई नई वीडियो आई है। आई होप आप सब लोग अपने घर में सेफ होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज से हम लोग 11th क्लास बायोलॉजी स्टार्ट करने वाले हैं। अभी तक हम लोगों ने 9th और 10th की बायोलॉजी पढ़ी थी, लेकिन अब 9th 10th के साथ साथ 11th और 12th की बायोलॉजी भी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि वो स्टूडेंट्स जो अभी तक 10th में थे और यहाँ से पढ़ रहे थे इस चैनल से, उन लोगों के मैसेजेस आए कि वो लोग 11th में भी मुझसे पढ़ना चाहते हैं। तो आज से हम 11th क्लास की बायोलॉजी शुरू कर रहे हैं और इसके बाद 12th क्लास की बायोलॉजी की वीडियोस भी आएंगी। तो जिन भी लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो ध्यान से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को हिट करें, ताकि जब भी कोई नई वीडियो आए तो आप लोगों तक आसानी से नोटिफिकेशन पहुंच जाए। ठीक है, तो शुरू करते हैं बायोलॉजी। ठीक, तो 11th क्लास बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है द लिविंग वर्ल्ड। अब चैप्टर को तो डिस्कस करेंगे ही, लेकिन मुझे पता है कि जब भी हम कोई नया सब्जेक्ट लेते हैं तो मन में बहुत सारे डाउट्स आते हैं। पहली बात तो ये कि बहुत सारे लोगों से सजेशन लेके और बहुत सारा कुछ सोच के हम लोग बायोलॉजी या कोई भी सब्जेक्ट, ठीक है, चूज कर लेते हैं। लेकिन फिर बहुत सारे माइंड में डाउट आते हैं कि भाई कैसे करेंगे, कैसे इस सब्जेक्ट को अच्छे ढंग से समझेंगे, क्योंकि 10th तक हम सारे सब्जेक्ट पढ़ते हैं, लेकिन सब कुछ बहुत लिमिटेड होता है। सोशल साइंस भी होता है, साइंस भी होता है, मैथ भी होती है, इंग्लिश भी होती है, सब कुछ एक लिमिटेड उसमें होता है ना। लेकिन जैसे ही हम 11th क्लास में इंटर करते हैं, तो अगर बायोलॉजी लिया है तो बायोलॉजी की बुक ही देख लो। 10th क्लास की बुक साइंस की, जिसमें केमिस्ट्री भी होती है, बायोलॉजी भी होती है, फिजिक्स भी होती है, लेकिन साइज फिर भी उसका छोटा होता है। लेकिन जैसे ही 11th क्लास में पहुंचते हैं, बायोलॉजी की बुक देखते हैं तो बिल्कुल होश ही उड़ जाते हैं, है ना। हालांकि इतना मुश्किल नहीं होता, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं एक क्लास हम लोग एक स्टेप आगे आ गए हैं, है ना। तो डिटेल में चीजें हमें देखने को मिलती है। तो हम लोग इन चीजों पर भी बात करेंगे कि कैसे अगर बायोलॉजी सब्जेक्ट लिया है तो आसानी से उसको लेके चलना है। मेरे पास जो भी नॉलेज है मैं वो आपसे शेयर करूंगी। तो सबसे पहले इस चैप्टर के नाम को समझते हैं, द लिविंग वर्ल्ड। अब क्या समझ में आ रहा है लिविंग वर्ल्ड मतलब क्या? हमें पता है कि इस वर्ल्ड में बहुत सारी लिविंग और नॉन लिविंग दोनों तरह की चीजें हैं, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पे केवल लिविंग चीजों के बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है। वो नॉन लिविंग से कैसे अलग है, ठीक है, कैसे हम उन्हें डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, इन चीजों के बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब इस इमेज को देखकर क्या समझ में आ रहा है? सबसे पहली बात तो ये कि मैंने इमेज क्यों लगाई है। ये देखो, बायोलॉजी जब भी पढ़ते हैं ना, तो उसमें आधी से ज्यादा चीजें तो हमें इमेजिन करके ही मतलब सॉल्व करनी होती है। अब जैसे कोई भी चीज हम पढ़ रहे हैं, कोई भी प्रोसेस हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, एक सेल का स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं, तो अपने माइंड में एक इमेज बना सकते हैं कि अच्छा ठीक है, एक सेल जो है वो एक रबर की बॉल की तरह है, ठीक है। उसके बाद उसमें कई सारे छोटे छोटे ऑर्गेनल्स हैं। इस तरह से कुछ भी इमेजिन करके और हम थोड़ा उस चीज को आसान कर सकते हैं। इस इमेज को देखकर क्या समझ में आ रहा है कि अच्छा अर्थ है, अर्थ के ऊपर बहुत सारी लिविंग चीजें दिखाई दे रही हैं, बहुत सारे एनिमल्स हैं, बहुत ट्रीज भी लगे हुए हैं, कुछ ऑर्गेनिजम्स भी दिख रहे हैं छोटे छोटे, राइट। तो ये चीजें यहाँ से समझ में आ रही है। आगे चलते हैं। अब मैंने जैसे कहा था, इस चैप्टर को डिस्कस करने से पहले थोड़े बहुत कुछ पॉइंट समझेंगे। जो नॉलेज मुझे है मैं वो आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, ठीक है। स्मार्ट एंड इजी वे टू स्टडी बायोलॉजी। बहुत सारे लोगों के मुंह से हम हमेशा सुनते हैं कि स्मार्ट स्टडी करनी चाहिए, स्मार्ट स्टडी करनी चाहिए, लेकिन मेरे हिसाब से जो भी स्मार्ट स्टडी है या जो भी स्मार्ट वर्क है, मतलब कोई भी अगर कोई स्मार्ट चीज है ना, तो वो हार्ड वर्क या हार्ड टाइम से ही होके आती है। बिना हार्ड वर्क किए हम स्मार्ट वर्क नहीं कर सकते, मुझे ऐसा लगता है। तो अब बायोलॉजी को लेते हैं। अगर हम बायोलॉजी पढ़ रहे हैं तो हमें सारी चीजें पढ़नी पड़ेगी, एक एक वर्ड पढ़ना पड़ेगा। लेकिन एक बार पढ़ लिया, कॉन्सेप्ट समझ लिया, उसके बाद हम उसे स्मार्टली कैसे पढ़ें, ठीक है, कैसे उसे हमेशा के लिए याद रखें, इन चीजों पर हम नोटिस कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट पॉइंट, मेक शॉर्ट नोट या चार्ट नोट्स, ठीक है। क्या कर सकते हैं, एक पेज का अगर हमने आंसर पढ़ा है, उसको समझ लिया, उसका कॉन्सेप्ट समझ लिया, ठीक है, उसके बाद उस एक पेज के आंसर को, उसके जो की पॉइंट्स है उन्हें उठा के एक चार्ट नोट बना लिया, एक शॉर्ट नोट बना लिया, ताकि जब भी हम उन की पॉइंट्स को देखें तो हमेशा वो लॉन्ग टाइम के लिए हमारे माइंड में सेव हो जाए। दूसरा क्या है, डायग्राम्स।
अब देखो बायोलॉजी में ये चीज हमेशा याद रखना कि अगर 100% हम मान के चल रहे हैं कि अगर एक आंसर 100% है तो उसमें से 50% मार्क्स जो होंगे वो उस आंसर के होंगे थ्योरी के, लेकिन 50% मार्क्स जो होंगे ना वो डायग्राम के होंगे। डायग्राम अगर आपका क्लीन है, वेल लेवल है, तो बिल्कुल उसके मार्क्स आपको मिलेंगे। और डायग्राम केवल चीजों को याद रखने के लिए नहीं, बल्कि चीजों को आसानी से समझने के लिए कि अच्छा हो क्या रहा है, उस बात को समझने के लिए भी हम डायग्राम बना सकते हैं। तीसरा क्या है, बेसिक्स। अब हालांकि ये केवल बायोलॉजी में नहीं, हर सब्जेक्ट में ये रूल फॉलो हम लोग करते हैं कि बेसिक क्लियर होने चाहिए। देखो बायोलॉजी हम कब से पढ़ रहे हैं, 6th क्लास से पढ़ रहे हैं, 6th 7th 8th 9th 10th से पढ़ रहे हैं, तो वहां पे जो छोटी छोटी चीजें हमने पढ़ी है उन्हीं सबको मिक्सचर, उन्हीं सारी चीजों का मिक्सचर जो होता है वो 11th क्लास में होता है। बस यहाँ पे थोड़ी डिटेल में चीजें होती है, इसीलिए बुक का साइज मोटा होता है। तो जरूरी है कि बेसिक्स हमें क्लियर हो। जैसे कि हम कोई भी सेल्यूलर प्रोसेस अगर पढ़ने वाले हैं, ठीक है, तो उसके लिए हमें पहले ये तो पता होना चाहिए कि सेल होती क्या है, सेल कितने टाइप्स की होती है, हमारी बॉडी में कितने नंबर में सेल प्रेजेंट होगी, ठीक है, उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा। जब तक ये चीजें क्लियर नहीं है ना, आप आगे की चीजें नहीं कर सकते। तो बहुत जरूरी है कि आपके बेसिक्स क्लियर होने चाहिए। तो आज जब हम ये चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं और आगे भी जब भी हम कोई चैप्टर पढ़ेंगे तो मैं आपको चीजें पूरा बेसिक से बताऊंगी, ठीक है, ताकि जो कॉन्सेप्ट है वो दिमाग में हमेशा के लिए रह सके। नेक्स्ट क्या है, टर्मिनोलॉजी। अब बायोलॉजी एक चीज में तो बदनाम है ही कि उसमें टर्म्स जो है वो बहुत टफ होते हैं। जैसे कि होम्योस्टेसिस हुआ, हालांकि आप लोगों का भी इससे पाला नहीं पड़ेगा, लेकिन फिर भी सुनने में लग रहा है अच्छा होम्योस्टेसिस, पता नहीं क्या होता होगा, लेकिन जो भी टर्म्स है अगर हमने उन्हें याद कर लिया। एक और चीज इसमें क्या है जो यहाँ नीचे लिखा हुआ है, ब्रेक द वर्ड और सिंप्लीफाई वर्ड। एक चीज बायोलॉजी में बहुत अच्छी है, ये प्लस पॉइंट है बायोलॉजी का, कि इसमें जो भी डिफिकल्ट वर्ड है अगर हम उन्हें बीच से ब्रेक कर देना तो उनका मीनिंग आसानी से समझ में आ जाता है। कैसे, देखो सबसे पहले इसे समझते हैं, ठीक है। बायोलॉजी क्या समझ में आ रहा है, बायोलॉजी सब्जेक्ट है, अभी तो आप लोगों ने सब्जेक्ट ले ही लिया है, इसका मतलब बायोलॉजी का मतलब आप लोगों को पता होगा। लेकिन अगर किसी को पता नहीं है कि बायोलॉजी अच्छा एक सब्जेक्ट तो है, लेकिन होता क्या है, इसमें पढ़ते क्या है, तो कुछ नहीं, उनको ही केवल ये बताओ कि भाई बायो, ठीक है, बायो और लॉजी, जिसमें बायो का मतलब होता है लिविंग और लॉजी का मतलब होता है स्टडी। बस और तो कुछ बताने की जरूरत ही नहीं है। मतलब अच्छा बायो मतलब लिविंग होता है और लॉजी मतलब स्टडी होता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि बायोलॉजी जो है वो एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें कोई भी लिविंग चीज की हम स्टडी करते हैं। कोई भी लिविंग चीज हो, वो एनिमल हो, वो प्लांट हो, वो ह्यूमंस हो, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो, केवल वो लिविंग होना चाहिए। तो उसके पूरे जन्म से लेके तो उसके मरण तक पूरा उसका जो स्टडी होगा वो सब किसमें होगा, बायोलॉजी में होगा। वो कैसे चलता है, कैसे खाता पीता है, कैसे सोता है, उसकी बॉडी में क्या प्रोसेस हो रही है, वो सारी चीजें हम किसमें पढ़ने वाले हैं, बायोलॉजी में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इसके बारे में कुछ चीजें देखते हैं। सबसे पहले तो बायोलॉजी जो है वो एक ग्रीक वर्ड से डिराइव हुआ है, जिसमें बायोस का मतलब होता है लाइफ और लोजिया का मतलब होता है स्टडी ऑफ। तो समझ में आ गया, बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ लाइफ और लिविंग ऑर्गेनिज्म। बस यही है बायोलॉजी की डेफिनेशन। अब यहाँ पे लाइफ से क्या मतलब है, मतलब अगर हम बोल रहे हैं कि अच्छा लाइफ है मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म है और कोई नॉन लिविंग है, तो उन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, तो बहुत आसान है, बचपन से यही पढ़ते आ रहे हैं। कैसे हम बताएंगे, सबसे पहले तो सबसे बेसिक चीज क्या, आप जिस टेबल पर बैठे हुए हो अभी या जिस बेड पर बैठे हुए हो, वो क्या एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकता है। आप तो उठ के दूसरे रूम में जा सकते हो, लेकिन क्या वो जा सकता है, नहीं जा सकता। मतलब जो लिविंग थिंग है वो मूवमेंट कर सकती है और जो नॉन लिविंग है वो मूवमेंट नहीं कर सकता। ये तो केवल एक कैरेक्टर है, ऐसे कई सारे कैरेक्टर हैं। कैसे, देखो, life can be defined as the property or quality of the living organism that distinguishes from dead or non-living in some functions like growth, reproduction, metabolism, response to stimuli। ठीक है, ये सारी ऐसी चीजें हैं जो केवल लिविंग थिंग में होती है, नॉन लिविंग थिंग में नहीं होती है। इन्हीं सारी चीजों को हमें आगे जाके क्या करना है, पढ़ना है। देखो अब सबसे पहले इस चैप्टर में मेन पढ़ने लायक है क्या, लिविंग वर्ल्ड चैप्टर का नाम है, ठीक है। अभी तक हमने कुछ लिविंग चीजों के बारे में देखा। अब इस चैप्टर में हमें ये प्रूव करना है कि भाई एक जो लिविंग चीज है, एक जो लिविंग बीइंग है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वो नॉन लिविंग थिंग से कैसे अलग है।
उन दोनों को डिफरेंशिएट करना है, तभी तो हम समझ पाएंगे कि ये लिविंग है और ये नॉन लिविंग है। एक एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है। आपके सामने कोई नया इंसान आया, आप और आपके टीचर खड़े हो, हाइट लगभग सेम है, ठीक है। उसे कैसे पता चलेगा कि कौन टीचर और कौन स्टूडेंट है? कैसे पता चलेगा? जब वो देखेगा कि एक जो है वो टीच कर रहा है और एक जो है वो स्टडी कर रहा है, तभी ना। उस टीचर का कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि वो टीच कर रहा है, और एक स्टूडेंट का कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि वो स्टडी कर रहा है, ठीक है। तो ये क्या है? कैरेक्टरिस्टिक है। इसे समझ में आ रहा है कि ये टीचर है और ये स्टूडेंट है। बिल्कुल इसी तरह लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में भी कई सारे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जिसके थ्रू हम उन्हें डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। और इसमें आपको मेनली पढ़ना क्या क्या है? ग्रोथ पढ़ना है, रिप्रोडक्शन पढ़ना है, मेटाबॉलिज्म, सेल्यूलर स्ट्रक्चर, कंपोजिशन और रिस्पॉन्स, ये चीजें आपको पढ़नी है। होम्योस्टेसिस और हेरिडिटी, हालांकि पहले पढ़ा होगा, हेरिडिटी तो हमने 10th में पढ़ा है, होम्योस्टेसिस नहीं पढ़ा होगा, ये मैं आपको बता दूंगी क्या होता है। देखो, इन सारी चीजों को डिटेल में आगे पढ़ना है, लेकिन एक एक पॉइंट में हमें पहले इन्हें समझ लेते हैं। ग्रोथ क्या होती है? आप लोग को क्या लगता है ग्रोथ क्या होती है? इमेजिन करो 10 साल पहले आप क्या थे, आपका साइज क्या था, आपकी हाइट क्या थी, आपका वजन क्या था, और 10 साल बाद आज आपकी हाइट क्या है, वजन क्या है, साइज क्या है। तो इन सारी चीजों में क्या हुआ? इंक्रीमेंट हुआ। यही क्या है? ग्रोथ है, ठीक है। रिप्रोडक्शन क्या है? आप लोगों ने देखा होगा रिप्रोडक्शन क्या है। रिप्रोडक्शन हमने पढ़ा है पहले भी कि एक जो कोई भी इंडिविजुअल होता है वो एक कैपेबिलिटी रखता है, अगर लिविंग बीइंग है तो, है ना। एक लिविंग ऑर्गेनिज्म ये कैपेबिलिटी रखता है कि वो अपने ही जैसे नए इंडिविजुअल को प्रोड्यूस कर सके। उसे क्या कहते हैं? रिप्रोडक्शन कहते हैं, ठीक है। मेटाबॉलिज्म क्या है? तो ये मेटाबॉलिज्म जो है वो हमारी बॉडी में होने वाली एक केमिकल प्रोसेस है जो दो प्रोसेस से मिलकर बनी होती है। एक होता है एनाबॉलिज्म और दूसरा होता है कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म जिसमें चीजों का सिंथेसिस होता है, छोटी छोटी चीजें मिलकर बड़ी चीज बनाती है, और कैटाबॉलिज्म मतलब कट, ब्रेक डाउन, ठीक है। इसमें क्या होता है? बड़ी चीज टूट के छोटी छोटी चीजों में कन्वर्ट हो जाती है। तो छोटी छोटी चीजें मिलकर बड़ी चीज बना रही है एनाबॉलिज्म में, और बड़ी चीजें जो है वो टूट रही है और छोटी चीजें बना रही है किसमें? कैटाबॉलिज्म में। इन दोनों प्रोसेस को मिला दिया तो ये क्या बन गई? मेटाबॉलिज्म। मतलब मेटाबॉलिज्म प्रोसेस में चीजें बन भी रही है और टूट भी रही है, ठीक है। सेल्यूलर स्ट्रक्चर और कंपोजिशन, सबको पता है कि सेल जो है वो हमारी जो लाइफ है उसकी बेसिक यूनिट है, ठीक है। मतलब अगर कोई भी लाइफ है किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की, तो उसकी स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है? सेल से हो रही है। तो बहुत जरूरी है ये लाइफ के लिए। रिस्पॉन्ड, अब क्या होता है? हम ह्यूमंस हैं, ठीक है। अभी आप बैठे हुए हो और पढ़ रहे हो, अगर आप अभी पढ़ नहीं रहे होते, सपोज करो, और कोई मूवी देख रहे होते, पीछे से आपकी मम्मी आएंगी और आपका कान तेजी से मरोड़ देंगी, तो क्या होगा? तो आवाज निकल जाएगी। क्यों निकली? क्योंकि समझ में आया कि किसी ने छुआ और दर्द हुआ, है ना। तो ये आपने क्या किया? रिस्पॉन्ड किया, क्योंकि कुछ एक्सटर्नल कोई ऐसी चीज हुई जिससे आपको लगा कि दर्द हो रहा है, तो ये क्या किया? आपने रिस्पॉन्ड किया, है ना। तो ये केवल एक लिविंग ऑर्गेनिज्म ही कर सकता है, एक नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म ये नहीं कर सकता, ठीक है। यहां तक की चीजें हुई। अब देखते हैं, इनको आगे डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले तो ये यहाँ पे कुछ नए टर्म्स हैं, ठीक है, जैसे कि हमने अभी पढ़ा था। क्या क्या है यहाँ पे नए टर्म्स? एक है नॉन डिफाइनिंग फीचर और एक है डिफाइनिंग फीचर। अब ये नए टर्म्स लग रहे होंगे, ठीक है। क्या है इसका मतलब समझते हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? नॉन डिफाइनिंग फीचर में ग्रोथ और रिप्रोडक्शन लिखा हुआ है। क्या समझ में आ रहा है? ये ग्रोथ और रिप्रोडक्शन हमने अभी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टरिस्टिक्स में देखा था, ठीक है। अब ये जो नॉन डिफाइनिंग फीचर्स होते हैं, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, केवल लिविंग ऑर्गेनिज्म के नहीं, एक बोल सकते हैं ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में तो देखने को मिलते ही है, लेकिन साथ में यहाँ पे कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं, इसलिए ये नॉन लिविंग में भी देखने को मिलेंगे। देखो, अगर अभी समझ में नहीं आया ना, कीप पेशेंस, आगे जब पढ़ेंगे ना आराम से समझ में आ जाएगा। इसमें एग्जाम्पल किसका है? ग्रोथ और रिप्रोडक्शन का। 1 मिनट के लिए समझ में आ जाए, हम छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं। ग्रोथ और रिप्रोडक्शन को नॉन डिफाइनिंग फीचर क्यों कहा है? ग्रोथ, इसका मतलब ये है कि ग्रोथ जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म में तो हो रही है, लेकिन साथ साथ नॉन लिविंग में भी हो रही है। अब ये सोचने वाली बात है कि अगर कुछ नॉन लिविंग है तो वो ग्रोथ कैसे करेगा? अभी हमने बोला था कि लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी कि आप, ठीक है, 10 साल पहले आप कैसे थे, आपका साइज, ठीक है, आपका वेट, ठीक है,
ये सारी चीजें, आपकी हाइट कैसी थी और अभी आप कैसे हो, आपने तो ग्रोथ की है, समझ में आ रहा है। लेकिन आपके गार्डन में मिट्टी का एक ढेर है जो 10 साल पहले छोटा सा था, अभी 10 साल तक उसको किसी ने छेड़ा नहीं, हवा चली, ठीक है, पत्तियां गिरी उसके ऊपर, धूल उड़ी, जो भी हुआ, वो ढेर पहले इतना सा था और अब इतना हो गया। तो क्या हुआ, उसके वेट में भी तो इंक्रीमेंट हुआ ना, वेट भी बढ़ा, उसका साइज भी बढ़ा। वो क्या था, वो तो नॉन लिविंग था, मिट्टी का ढेर है ना। तो क्या हुआ, उसमें ग्रोथ हुई। तो ये एक्सेप्शन है, कुछ एक्सेप्शन है, ठीक है। इसीलिए ग्रोथ को क्या बोला है, नॉन डिफाइनिंग फीचर बोला है। समझ में आई बात। रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन को नॉन डिफाइनिंग फीचर क्यों कहा है, क्योंकि रिप्रोडक्शन लिविंग ऑर्गेनिज्म में तो होता है, ठीक है, लेकिन नॉन लिविंग में नहीं होता। तो फिर ये कैसे नॉन डिफाइनिंग फीचर हुआ। देखो, लिविंग में हो रहा है, ठीक है, नॉन लिविंग में नहीं हो रहा है, ये भी ठीक है, लेकिन कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म ही ऐसे होते हैं जिनमें रिप्रोडक्शन नहीं होता। कौन से होते हैं ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म, वो हम आगे पढ़ेंगे। तो ये समझ में आ गया नॉन डिफाइनिंग फीचर किसे कह रहे हैं। नॉन डिफाइनिंग फीचर ऐसे फीचर हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में तो देखने को मिलते ही हैं, लेकिन साथ ही साथ कुछ नॉन लिविंग में भी देखने को मिलते हैं, ठीक है। इसका जस्ट अपोजिट है डिफाइनिंग फीचर, ये केवल और केवल लिविंग ऑर्गेनिज्म में ही हमें देखने को मिलेंगे, ठीक है। इसमें मेटाबॉलिज्म आता है, कॉन्शियसनेस आता है और सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन आता है, ठीक है। एक एक करके अभी ने आगे पढ़ते हैं। सबसे पहले देखते हैं ग्रोथ। ग्रोथ क्या है, नॉन डिफाइनिंग फीचर है। अभी पढ़ा था नॉन डिफाइनिंग फीचर क्यों है, याद आ गया ना, क्योंकि ग्रोथ जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म में तो होती है, लेकिन नॉन लिविंग में भी होती है, ठीक है। ये बात समझ में आ गई, नॉन डिफाइनिंग फीचर है। होता क्या है, इंक्रीज इन मास एंड ओवरऑल इंक्रीज इन द साइज ऑफ अ टिश्यू इज नोन एज ग्रोथ। इस डेफिनेशन को भी याद मत रखो, तुम केवल ये चीज याद रखो कि इंक्रीज इन मास और इंक्रीज इन नंबर, इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर, ये दो चीजें जहां हो रही है उसे हम क्या कहेंगे, ग्रोथ कहेंगे। और ये दोनों ही ग्रोथ के क्या है, ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ये वर्ड, ये टर्म आपको अच्छे से याद रखना है, इसलिए मैंने यहाँ पे 3 स्टार लिखे हुए हैं, ठीक है। इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल या इंक्रीज इन नंबर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये क्या है, ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ग्रोथ के। यहां तक बात समझ में आई, आगे चलते हैं। अब क्या कहा इसे, इरिवर्सिबल। इरिवर्सिबल क्यों कहा, देखो ये आपने देखा होगा, साइन कहीं देखा होगा, एक तो ये साइन और एक ये साइन, इन दोनों में क्या डिफरेंस समझ में आ रहा है। ये जो है ना, ये इरिवर्सिबल रिएक्शन को दिखाता है कि एक कोई भी प्रोडक्ट है जो पहले ये था, जब रिएक्शन हुई तो ये बन गया। तो क्या ये प्रोडक्ट, ये वाला छोटा प्रोडक्ट जो अभी ये बड़ा प्रोडक्ट बना है, क्या ये फिर से ये बन सकता है, नहीं बन सकता, क्योंकि ये वाला साइन जो है वो एक तरफ की ही रिएक्शन को दिखाता है, इसका मतलब है इरिवर्सिबल। लेकिन यहाँ पे ये जो मैंने बनाया है एरो, जो बोथ साइड है ना, इसका क्या मतलब है कि ये यहाँ जो रिएक्शन हो रही है ना, ये रिवर्सिबल है। अगर ये प्रोडक्ट ये बन सकता है तो ये वाला प्रोडक्ट अगेन इस फॉर्म में आ सकता है। बात समझ में आई। तो यहाँ पे ग्रोथ क्या शो हो रहा है कि ग्रोथ जो है वो इरिवर्सिबल है। फिर से वही एग्जांपल ले लेते हैं। अभी 10 साल पहले जो आप थे, उसमें आप में ग्रोथ हुई, ठीक है, आपका साइज बढ़ा, आपका वेट बढ़ा, ठीक है, सारी चीजें हुई। उसके बाद आज आप कैसे हो, ग्रोथ हुई आप में, तो आप लंबे भी हो, आपका वेट भी ज्यादा है, सब कुछ ज्यादा है। अब क्या फिर से आप 10 साल पहले जा सकते हो, नहीं जा सकते। तो ग्रोथ क्या है, इरिवर्सिबल है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, occurs when rate of anabolism is higher than that of catabolism। अभी देखो, जब हमने मेटाबॉलिज्म एक लाइन में समझा था, तब हमने एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म को भी समझा था। सीधी सी बात है, जहां भी एनाबॉलिज्म की बात हो रही है, जहां भी एनाबॉलिज्म की बात हो रही है, तो आप लोगों को क्या याद रखना है, सिंथेसिस। आप लोगों को क्या याद रखना है, सिंथेसिस। और जहां भी कैटाबॉलिज्म की बात हो रही है, तो आप लोगों को क्या याद रखना है, ब्रेकडाउन। क्या याद रखना है, ब्रेकडाउन, ठीक है। एना मतलब सिंथेसिस, मतलब जहां चीजें बन रही है, और कैटाबॉलिज्म मतलब जहां चीजें टूट रही है। तो ये जो ग्रोथ है, ये उस कंडीशन में होती है जब चीजें बनती ज्यादा है और टूटती कम है, ठीक है। इस लाइन का मतलब यही है
ग्रोथ अकर्स व्हेन रेट ऑफ एनाबॉलिज्म इज हायर देन दैट ऑफ कैटाबॉलिज्म। ठीक है, आगे चलते हैं। अब यहाँ ये जो 3 स्टार्स लगे हुए हैं, हर वो लाइन जिसमें 3 स्टार लगे हुए हैं मतलब वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो उसे याद रखनी ही रखनी है। इन यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर सेम। ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर सेम। ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर सेम। यूनिसेल्युलर अगर कोई ऑर्गेनिज्म है, देखो नाम से क्या समझ में आ रहा है, यूनी मतलब क्या होता है, सिंगल मतलब एक, सेल्युलर मतलब सेल, मतलब ऐसा कोई ऑर्गेनिज्म जो एक सिंगल सेल से बना हुआ है, उसमें क्या ग्रोथ होगी, वो तो एक ही सेल से बना हुआ है ना। अगर उसमें ग्रोथ होगी भी तो उसी ग्रोथ को क्या नाम दे दिया जाएगा, रिप्रोडक्शन। जैसे फॉर एग्जाम्पल अमीबा का नाम सुना होगा। अमीबा एक सिंगल सेल है, ठीक है। जब वो रिप्रोडक्शन करता है, तो क्या होता है, उसकी एक सेल जो होती है पेरेंट बॉडी, वो 2 डॉटर सेल में कन्वर्ट हो जाती है। तो वही हो गई उसकी ग्रोथ और वही हो गया उसका रिप्रोडक्शन। तो ये बात याद रखनी है कि कोई भी यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है अगर, तो उसमें ग्रोथ और रिप्रोडक्शन जो है वो सेम है। ये चीज आपको याद रखनी है। लेकिन जब मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म की बात करेंगे तो यहाँ पर ग्रोथ और रिप्रोडक्शन जो दोनों चीजें हैं वो सेम नहीं है, मतलब दोनों अलग अलग है। मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म यानी कि हम, ठीक है, हमारे अंदर ग्रोथ हो रही है, हमारा साइज बढ़ रहा है, हमारा वेट बढ़ रहा है, ठीक है, ग्रोथ हो रही है, इसका मतलब ये क्या कि हम रिप्रोडक्शन कर रहे हैं, नहीं। ग्रोथ एक अलग चीज है हमारे अंदर और रिप्रोडक्शन एक अलग चीज है। जब हम अपने ही जैसा एक नया इंडिविजुअल प्रोड्यूस करेंगे तब हम उसको रिप्रोडक्शन का नाम देंगे। बात समझ में आई? ये दोनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट थे। आगे चलते हैं। ग्रोथ समझ में आ गई। अब आगे की बात, इन प्लांट्स ग्रोथ अकर्स कॉन्टिन्यूसली थ्रू आउट देयर लाइफ स्पैन। ये तो सबको पता है, प्लांट्स हमेशा ग्रो करते रहते हैं, है ना। एनिमल्स जो होते हैं, मतलब ह्यूमंस जो होते हैं, एनिमल्स जो होते हैं, वो एक उनकी एज बढ़ने की एक लिमिट होती है ना। 70, 80, 90, कोई 100 तक पहुंच जाता है, उसके बाद डेथ हो जाती है। लेकिन प्लांट्स में ऐसा नहीं है, प्लांट्स में भी डेथ होती है लेकिन उसमें ग्रोथ बहुत ज्यादा होती है। एक ब्रांच टूट गई तो दूसरी ब्रांच आ जाएगी, दूसरी ब्रांच टूट गई तो तीसरी ब्रांच आ जाएगी, है ना। तो उसमें जो ग्रोथ होती है वो कंटिन्यूअसली होती रहती है। इन एनिमल्स ग्रोथ इज ओनली अप टू अ सर्टेन एज। नॉन लिविंग थिंग्स ग्रो बाय एक्यूमुलेशन ऑफ मटेरियल, यानी कि इंक्रीज इन मास ऑन द सरफेस। अब इस लाइन का क्या मतलब है, जो हमने मिट्टी के ढेर की बात की थी कि मिट्टी का ढेर छोटा सा है, 10 साल बाद जब हवा चलेगी, उस पर धूल उड़ेगी, पत्ते गिरेंगे तो वही मिट्टी का ढेर बढ़ जाएगा। तो वो बड़ा कैसे, चीजों का एक्यूमुलेशन हो गया, उसके ऊपर चीजें इकट्ठी हो गई, जिससे क्या हुआ, उसका साइज बढ़ गया, उसका वेट बढ़ गया। तो नॉन लिविंग थिंग में जो ग्रोथ होती है वो चीजों के एक्यूमुलेशन से होती है। एग्जाम्पल यहाँ पे है सैंड मॉल्ट का और माउंटेन्स पर जो स्नो इकट्ठी हो जाती है, ठीक है, उसका। आगे चलते हैं। ग्रोथ यहाँ पे है, समझ में आया। अब ग्रोथ के कई सारे टाइप्स हैं जो हमें पढ़ने हैं। सबसे पहले इंट्रिंसिक ग्रोथ और एक्सट्रिंसिक ग्रोथ। देखो अभी हमने क्या बात की थी कि बायोलॉजी में ये चीजें बहुत प्लस पॉइंट है इन चीजों का, कि बहुत सारे नाम जो है वो अगर हम ब्रेक डाउन कर दें उन्हें, या बहुत सारे टर्म्स ऐसे हैं जो नाम से ही समझ में आ जाते हैं। अब यहाँ पे देखो ग्रोथ में क्या तुम लोग पढ़ रहे हो, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक। क्या कुछ समझ में आ रहा है इससे? यहाँ पे इनके मतलब से क्या समझ में आ रहा है, मतलब ये चीज जो है वो बॉडी के अंदर हो रही है। एक्स से क्या मतलब समझ में आ रहा है कि ये जो चीज है ये बॉडी के बाहर हो रही है। समझ में आ रही है ये चीजें हमें। मतलब इंट्रिंसिक ग्रोथ जो है वो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर होती है, लेकिन जो एक्सट्रिंसिक ग्रोथ होती है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के बाहर होती है। मैं ये भी नहीं बोल रही हूँ कि लिविंग ऑर्गेनिज्म, कोई भी ऐसी चीज जिसमें बाहरी ग्रोथ हो रही है, अंदर से ग्रोथ नहीं हो रही है, वो क्या है, एक्सट्रिंसिक ग्रोथ है। समझ में आया? एग्जाम्पल देखो, हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी का जो साइज बढ़ रहा है वो कैसे बढ़ रहा है, हम क्या, हमारे हाथों के ऊपर कुछ ऐसी पपड़ी जैसी थोड़ी चीजें हैं कि लेयर पे लेयर हम जमाते जा रहे हैं और एकदम साइज बढ़ जा रहा है ना। हमारी बॉडी अंदर से ग्रो हो रही है, सेल्स मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं, ठीक है, चीजें ग्रो हो रही है, तो हमारे अंदर क्या हो रहा है, इंट्रिंसिक ग्रोथ हो रही है। एक्सट्रिंसिक ग्रोथ ऐसे किस में होती है, नॉन लिविंग थिंग में होती है। याद करो वो मिट्टी के ढेर वाला एग्जाम्पल, ठीक है। तो ये बात याद रखनी है कि इंट्रिंसिक ग्रोथ जो होती है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म में होती है और एक्सट्रिंसिक ग्रोथ जो होती है वो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में होती है, ठीक है। आगे चलते हैं। तो ये एक टाइप हुआ ग्रोथ का।
इसके बाद यहाँ पे एक नोट देखो जो बनाया है मैंने, क्योंकि ये चीज याद रखने वाली है, इसको याद रखना है। क्या? ग्रोथ जो है वो एक नॉन डिफाइनिंग फीचर है, ये हमने पढ़ा था। लेकिन ग्रोथ में जो टाइप है इंट्रिंसिक ग्रोथ, ये डिफाइनिंग फीचर है। क्यों? क्योंकि इंट्रिंसिक ग्रोथ जो होती है वो केवल और केवल लिविंग ऑर्गेनिज्म में ही देखने को मिलती है, नॉन लिविंग में ये नहीं होती है। इसलिए इंट्रिंसिक ग्रोथ डिफाइनिंग फीचर है, याद रखना। एक्सट्रिंसिक ग्रोथ जो होती है वो नॉन लिविंग थिंग्स में होती है, लिविंग थिंग्स में नहीं होती। फाइन, आगे चलते हैं। नेक्स्ट टाइप है इसका इंटरमीडिएट ग्रोथ, सॉरी इनडिटर्मिनेट ग्रोथ और डिटर्मिनेट ग्रोथ। क्या समझ में आ रहा है नाम से? इनडिटर्मिनेट और डिटर्मिनेट। जहां पे इनडिटर्मिनेट ग्रोथ होगी ना, वहां पे एंडलेस ग्रोथ होगी या अनलिमिटेड ग्रोथ होगी। तो यहाँ पे क्या वर्ड याद रखना है? अनलिमिटेड वर्ड यहाँ पे याद रखना है, अनलिमिटेड। ठीक है। और डिटर्मिनेट ग्रोथ जहां हो रही है मतलब वहां लिमिटेड ग्रोथ हो रही है। अब देखो यहाँ इनडिटर्मिनेट ग्रोथ, इस टोमेटो के प्लांट में इनडिटर्मिनेट ग्रोथ हो रही है। एक ब्रांच यहाँ से निकल गई, एक यहाँ से, एक अगेन यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, और इस तरह से ये निकलती ही जा रही है और जो प्लांट है वो ग्रो करता जा रहा है। अनलिमिटेड ग्रोथ हो रही है ना। लेकिन ये जो यहाँ ये जो टोमेटो है ना, टोमेटो का प्लांट है, इसमें क्या ग्रोथ हो रही है? लिमिटेड ग्रोथ हो रही है। एक ब्रांच यहाँ से निकली, यहाँ से निकली और यहाँ से निकली और बस प्लांट इतना ही शॉर्ट रह गया। ठीक है। तो इनडिटर्मिनेट ग्रोथ का मतलब क्या है? जिसमें एंडलेस ग्रोथ होती जा रही है, बढ़ता ही जा रहा है। और ये जनरली किस में देखने को मिलती है? प्लांट के बॉडी पार्ट्स में। ठीक है। लेकिन डिटर्मिनेट ग्रोथ का एग्जांपल क्या है? ये प्लांट्स में देखने को जनरली नहीं मिलती। यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये डायग्राम लगाया है मैंने, लेकिन डिटर्मिनेट ग्रोथ हमेशा प्लांट्स में देखने को नहीं मिलती है, एनिमल बॉडी पार्ट्स में ही देखने को मिलती है। अब ऐसा तो नहीं है कि हमारे हाथ यहाँ से बढ़ रहे हैं तो 2 हाथ यहाँ से निकल गए, 2 हाथ यहाँ से, फिर अगेन 2 हाथ यहाँ से निकल गए, ऐसा तो नहीं होगा। 2 हाथ यहाँ से निकले हैं उसमें भी लिमिटेड ग्रोथ होगी, ऐसा तो नहीं होगा कि हाथ एकदम लंबा चला जाएगा। ठीक है। यहाँ भी ग्रोथ हो रही है तो लिमिटेड हो रही है, लेग्स में भी ग्रोथ हो रही है तो लिमिटेड हो रही है। तो ठीक है, इनडिटर्मिनेट मतलब अनलिमिटेड, और हो किस में रही है? प्लांट बॉडी पार्ट में। और डिटर्मिनेट ग्रोथ मतलब लिमिटेड ग्रोथ, और किस में हो रही है? एनिमल बॉडी पार्ट्स में। ठीक है। आगे चलते हैं। जो नेक्स्ट है टाइप ऑफ ग्रोथ, वो क्या है? वो है लोकलाइज्ड ग्रोथ और डिफ्यूज ग्रोथ। अब देखो यहाँ नाम से कुछ समझ में आ रहा है। लोकलाइज्ड मतलब एक पर्टिकुलर प्लेस पर ग्रोथ हो रही है यहाँ पे, लेकिन डिफ्यूज मतलब हर जगह ग्रोथ हो रही है। अब याद क्या रखना है इसमें? लोकलाइज्ड में, लोकलाइज्ड ग्रोथ जो होती है वो हमेशा प्लांट्स में देखने को मिलती है, और प्लांट्स में भी केवल उस पार्ट में देखने को मिलेगी जहां पर मेरिस्टेमेटिक सेल, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्रेजेंट होंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होते हैं वो प्लांट्स में इस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि वो ग्रोथ करवाएं। ठीक है। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होते हैं वो प्लांट्स में ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, इसलिए लोकलाइज ग्रोथ जो होती है वो प्लांट में होती है और पर्टिकुलर प्लेसेस पर होती है, हर जगह नहीं होती। हालांकि देखकर लगता है कि प्लांट जो है वो कोई भी पौधा यहाँ से भी बढ़ रहा है, वहां से भी बढ़ रहा है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ठीक है। लेकिन जो हम डिफ्यूज ग्रोथ की बात करते हैं, तो डिफ्यूज ग्रोथ एनिमल्स में होती है, और एनिमल्स में ग्रोथ या ह्यूमन में, ठीक है, ग्रोथ हर जगह होती है। ये समझ में आया? आगे चलते हैं। रिप्रोडक्शन, ग्रोथ कंप्लीट हुआ हमारा, रिप्रोडक्शन पर आते हैं। रिप्रोडक्शन भी हम 8th क्लास से पढ़ रहे हैं, 7th क्लास से ही पढ़ रहे हैं। देखो फिर से वही बात, इसको समझने के लिए अब री को हम ब्रेक कर देते हैं और प्रोडक्शन को ब्रेक कर देते हैं। इसमें री का मतलब होता है अगेन, और प्रोडक्शन का मतलब होता है जहां कोई चीज प्रोड्यूस हो रही है। ठीक है। इसका मतलब ये क्या हुआ कि रिप्रोडक्शन जो है वो एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है, लिविंग ऑर्गेनिज्म में होती है। तो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ये कैपेबिलिटी होती है, ये एबिलिटी होती है कि वो अपने ही जैसे नए इंडिविजुअल को प्रोड्यूस कर दे। उसी को क्या कह रहे हैं? रिप्रोड्यूस, रिप्रोडक्शन कह रहे हैं। समझ में आया? तो क्या है रिप्रोडक्शन? प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल और प्रोजेनी इज कॉल्ड एज रिप्रोडक्शन। ठीक है, ये हुआ। अब नॉन लिविंग डू नॉट हैव प्रॉपर्टी ऑफ रेप्लिकेटिंग और रिप्रोड्यूसिंग देमसेल्व्स ऑब्वियसली। अब टेबल, चेयर या कुछ भी, बोतल, इनमें तो ये कैपेबिलिटी नहीं है ना कि ये अपने ही जैसी नई बोतल को, नई टेबल को रिप्रोड्यूस कर दें, क्योंकि ये नॉन लिविंग थिंग है। ठीक है। ये क्या है? नॉन डिफाइनिंग फीचर है। इसको नॉन डिफाइनिंग फीचर क्यों कहा?
क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता है, नॉन लिविंग में नहीं होता। लेकिन एक्सेप्शन इसमें यहाँ है कि कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म भी ऐसे हैं जो रिप्रोडक्शन नहीं कर पाते हैं। कौन कौन से हैं? म्यूल्स। ये म्यूल्स जो होता है वो डंकी और हॉर्स के क्रॉस से बनता है, ठीक है, उसे कहते हैं म्यूल्स। तो ये म्यूल्स जो होते हैं ना, होते तो लिविंग ही है, लेकिन में कैपेबिलिटी नहीं होती है कि ये रिप्रोडक्शन कर सके, ठीक है, तो ये एक्सेप्शन है यहाँ। वर्कर बीज में भी ये कैपेबिलिटी नहीं होती है। स्टेराइल ह्यूमन कपल, कुछ ह्यूमन कपल भी ऐसे होते हैं जिनमें कैपेबिलिटी नहीं होती है कि वो क्या कर सके, रिप्रोडक्शन कर सके। तो यहाँ पे ये 3 एक्सेप्शन है जिन्हें हमें याद रखना है। तो रिप्रोडक्शन क्या है? नॉन डिफाइनिंग फीचर है। बस नॉन डिफाइनिंग फीचर यहाँ खत्म हुआ। अब जो भी हम नेक्स्ट पढ़ेंगे ना आगे, वो क्या पढ़ेंगे? डिफाइनिंग फीचर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी रिप्रोडक्शन में हमें क्या पढ़ना है? टाइप्स के बारे में पढ़ना है, जो कि है सेक्सुअल और एसेक्सुअल। अब देखो फिर से वही बात नाम से समझना है, सेक्सुअल और एसेक्सुअल में क्या समझ में आ रहा है। रिप्रोडक्शन क्या था? अपने जैसे नए इंडिविजुअल को प्रोड्यूस करना। 2 टाइप्स का है, सेक्सुअल और एसेक्सुअल। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो होगा जहां पे सेक्सेस इन्वॉल्व होंगे, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सेक्सेस इन्वॉल्व नहीं होते हैं। पहला डिफरेंस तो ये। दूसरा डिफरेंस इसी के बेस पर है, जहां सेक्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, जहां सेक्सेस इन्वॉल्व हो रहे हैं वहां गैमेट भी फॉर्म होंगे, गैमेट का फॉर्मेशन भी होगा, जाइगोट का फॉर्मेशन भी होगा, फर्टिलाइजेशन भी होगा। लेकिन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये सारी चीजें नहीं होंगी, ना ही तो गैमेट फॉर्म होगा, ना ही फर्टिलाइजेशन होगा, ना ही जाइगोट बनेगा, ठीक है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जनरली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में देखा जाता है और कुछ प्लांट्स बॉडी में भी देखा जाता है। एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले होता है बाइनरी फिजन, बडिंग, फ्रेगमेंटेशन, रीजनरेशन। सबसे पहले बाइनरी फिजन समझते हैं। बाइनरी फिजन क्या होता है? देखो फिर से वही बात, नाम को तोड़ते हैं। बाई और फिजन, बाई का मतलब होता है 2 और फिजन का मतलब होता है ब्रेक। मतलब यहाँ पे जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ये जो टाइप है बाइनरी फिजन, इसमें सबसे पहले तो ये बात की होता किसमें है? एक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में होता है, जैसे कि अमीबा, ठीक है। अमीबा में क्या होता है? एक अमीबा जो होता है वो 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है, उसी को क्या कहा है? बाइनरी फिजन कहा है। मतलब एक अमीबा, बाई मतलब 2, ब्रेक मतलब फिजन मतलब ब्रेक होना। एक अमीबा 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, उसे ही क्या कहा? बाइनरी फिजन कहा। आगे डायग्राम्स भी है, एक एक करके हम आराम से उसे समझेंगे। पहले यहाँ इन शॉर्ट समझ लेते हैं। बडिंग, बडिंग जो है वो जनरली यीस्ट हाइड्रा में देखा जाता है। हाइड्रा भी क्या है? यूनिसेल्युलर है, ठीक है। होता क्या है इसमें? हाइड्रा ऑर्गेनिज्म में एक छोटी सी बड प्रोड्यूस होती है, वो बड धीरे 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 बड़ी होती जाती है, और एक टाइम ऐसा आता है जब वो बड अपनी पेरेंट बॉडी से अलग हो जाती है, डिटैच हो जाती है, और वो बड एक अलग हाइड्रा बना लेती है, तो उसे कहा है बडिंग। आगे डायग्राम से हम बेहतर तरीके से समझेंगे। फ्रेगमेंटेशन क्या होता है? फ्रेगमेंट मतलब क्या होता है? टुकड़ा, ठीक है। फ्रेगमेंटेशन में क्या हो रहा है? टूट रहा है। तो जनरली फ्रेगमेंटेशन की जो प्रोसेस है वो फिलामेंटस ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलती है। तो यहाँ पे एक फिलामेंटस एल्गी है जिसे हम स्पाइरोगायरा कहते हैं, उसमें फ्रेगमेंटेशन होता है। होता क्या है? एक स्पाइरोगायरा बीच से ब्रेक हो जाता है, और फिर ये दोनों, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट यहाँ से ब्रेक हुआ, तो ये वाला पार्ट एक नया स्पाइरोगायरा बना लेगा और ये वाला पार्ट एक नया स्पाइरोगायरा बना लेगा। रीजनरेशन में क्या होता है? रीजनरेशन को एक एग्जांपल की हेल्प से समझ सकते हैं। आप लोगों ने सुना होगा लिजार्ड का नाम, छिपकली। अगर उसकी पूंछ कट जाए तो उसमें ये कैपेबिलिटी होती है कि वो फिर से उस कटी हुई पूंछ को अगेन रिगेन कर सके, ठीक है। तो ये रीजनरेशन में आता है। अब एक एक करके हम इन्हें समझते हैं, कैसे? डायग्राम से समझते हैं, ठीक है। देखो सबसे पहले ये है अमीबा। अमीबा पेरेंट बॉडी है ये, ठीक है। क्या हुआ? यहाँ पे ये जो न्यूक्लियस था ये धीरे धीरे इसमें एलोंगेशन होने लगा, खिंचाव होने लगा, तो ये न्यूक्लियस धीरे धीरे खिंचाने लगा यहाँ। अब एक टाइम ऐसा आएगा जब ये वाला न्यूक्लियस जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। जैसे ही न्यूक्लियस 2 पार्ट में डिवाइड हुआ, ये सेल जो है ये भी इसमें इस तरह का एक स्ट्रक्चर क्रिएट होगा, और एक अमीबा, एक पेरेंट अमीबा 2 डॉटर सेल में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी को क्या कहा है? बाइनरी फिजन कहा है। पहले न्यूक्लियस का डिवीजन होता है,
फिर सेल का डिवीजन हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या पढ़ा था हमने? नेक्स्ट हमने पढ़ा था हाइड्रा में बडिंग। ये है हाइड्रा, इसमें ये छोटी सी बड यहाँ से प्रोड्यूस हुई। ठीक है, फिर ये बड धीरे धीरे क्या करने लगी? ग्रो करने लगी। इसने धीरे धीरे ग्रो किया और एक टाइम ऐसा आ गया जब ये इतनी बड़ी हो गई कि अपनी पेरेंट बॉडी से क्या हो गई? डिटैच हो गई और इसने एक नया हाइड्रा फॉर्म कर लिया। ठीक है, ये है बडिंग जो हाइड्रा और यीस्ट में देखी जाती है। नेक्स्ट क्या है? फ्रेगमेंटेशन इन स्पाइरोगायरा। ये है एक स्पाइरोगायरा जो बीच से ब्रेक हुआ और इस वाले पार्ट ने एक नया स्पाइरोगायरा बना लिया और इस वाले पार्ट ने एक नया स्पाइरोगायरा बना लिया। अब जब बात हम करते हैं रीजनरेशन की, तो वहां पे दो होते हैं, एक तो होता है रीजनरेशन और एक होता है ट्रू रीजनरेशन। एक होता है ट्रू रीजनरेशन। ठीक है, फर्क क्या है? देखो, रीजनरेशन मतलब क्या, जनरेशन मतलब क्या समझ में आता है? जहां पे कोई चीज जनरेट हो रही है। और री का मतलब क्या होता है? हमने अभी पढ़ा था, री का मतलब होता है अगेन। मतलब जहां पे कोई चीज फिर से अगर जनरेट हो रही है तो हम उसे रीजनरेशन कहते हैं। तो रीजनरेशन के एग्जाम्पल में हम लिजार्ड का एग्जाम्पल देख सकते हैं। लिजार्ड का एग्जाम्पल देख सकते हैं। लिजार्ड में जो, जैसे मैंने भी बताया कि छिपकली की अगर पूंछ कट जाए तो उसकी बॉडी में कैपेबिलिटी होती है कि वो उस कटी हुई पूंछ को फिर से उगा लेती है, रिगेन कर लेती है। ठीक है, तो ये है रीजनरेशन। ट्रू रीजनरेशन क्या होता है? ट्रू रीजनरेशन का यहाँ एग्जाम्पल दिया है प्लेन एरिया का। प्लेन एरिया में क्या होता है? ये एक प्लेन एरिया है जो 3 पार्ट में यहाँ से टूट गया है, 2 पार्ट में टूट गया है और इसके 3 हिस्से बन गए हैं। अब ये तीनों हिस्से क्या करेंगे? तीनों हिस्से एक नया प्लेन एरिया बना लेंगे। तीनों हिस्से कटे हुए एक नया प्लेन एरिया बना लेंगे। तो ये काय का एग्जाम्पल है? ट्रू रीजनरेशन का। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। ये हुआ रिप्रोडक्शन खत्म। अब आगे देखते हैं। आगे देखते हैं मेटाबॉलिज्म। ठीक है, मेटाबॉलिज्म अभी हमने बात की थी। मेटाबॉलिज्म क्या होता है? सबसे पहले तो मेटाबॉलिज्म एक केमिकल प्रोसेस है जो हमारी बॉडी के अंदर हो रही है। ठीक है, एक केमिकल प्रोसेस नहीं है, सॉरी, सारी केमिकल प्रोसेस का सम है ये। जितनी भी केमिकल प्रोसेस हो रही है ना, उसका सम है ये मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म जो है वो 2 प्रोसेस से मिलकर बना है, एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म से। ठीक है, इतना तो ये बेसिक हुआ। आगे समझते हैं। सबसे पहले क्या? ये डिफाइनिंग फीचर है। डिफाइनिंग फीचर क्यों कहा? क्योंकि ये केवल और केवल हमें लिविंग ऑर्गेनिज्म में ही देखने को मिलेगी। कोई भी नॉन लिविंग चीज में ये हमें नहीं मिलेगी, ना ही इसमें कोई एक्सेप्शन है, इसलिए ये डिफाइनिंग फीचर है। उसके बाद जो मेटाबॉलिज्म है उसे मेटाबॉल वर्ड, जो कि एक ग्रीक वर्ड है, इससे डिराइव किया है। ठीक है, और इसका मतलब क्या होता है? अकरेंस ऑफ अ चेंज। ठीक है, उसके बाद इसकी डेफिनेशन अगर देखें तो इट इज अ टोटल सम ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शन। हमारी बॉडी में जितनी भी केमिकल रिएक्शन हो रही है, अगर कोई कॉम्प्लेक्स चीज है हमारी बॉडी में, वो अगर टूट रहा है या छोटी छोटी चीजें मिलके एक कॉम्प्लेक्स चीज बना रही है, तो इन दोनों ही चीजों से मिलके क्या बना है? मेटाबॉलिज्म बना है। मतलब एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म दोनों ही प्रोसेस मेटाबॉलिज्म के अंदर आती है। ठीक है, ये हुआ अक्रिंग इनसाइड द बॉडी ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। एक लिविंग बॉडी के अंदर होता है। ठीक है, लिविंग बॉडी के अंदर ही होता है, इसलिए तो इसे डिफाइनिंग फीचर कहा है। ठीक है, उसके बाद एक बात और, क्या लिविंग बॉडी के अंदर हो रहा है? मतलब यूनिसेल्युलर बॉडी भी और मल्टीसेल्युलर भी, दोनों के अंदर ही मेटाबॉलिज्म होता है। डजंट मैटर कि वो सिंगल सेल है, सिंगल सेल में भी मेटाबॉलिज्म होगा। इस चीज को मैं बाद में बताऊंगी। मेटाबॉलिज्म में क्या? एनाबॉलिज्म अभी मैंने बताया था, एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म से मिलकर बना है। यहाँ मैंने लिख दिया है याद करने के लिए, ताकि आप लोग को आसानी हो जाए। एनाबॉलिज्म का मतलब एना से याद रखना सिंथेसिस। ठीक है, और कैटा से याद रखना कट या ब्रेक डाउन। ठीक है, तो इसमें हम क्या पढ़ेंगे? इट रिफर्स टू बिल्डिंग अप ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट। और कैटाबॉलिज्म में क्या पढ़ेंगे? इट रिफर्स टू रिड्यूसिंग अप और सिंप्लीफिकेशन ऑफ कंपोनेंट्स। पढ़ के समझ में आ रहा है? ज्यादा कुछ टफ नहीं है। क्या हो रहा है इसमें? एक कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट क्या हो रहा है? बिल्ड हो रहा है, बन रहा है। और यहाँ पे कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट जो है वो रिड्यूस हो रहा है या उसका सिंप्लीफिकेशन हो रहा है। सिंप्लीफिकेशन हो रहा है, वो टूट रहा है छोटे छोटे या सिंपल चीजों में। बस ये है। अगर एग्जाम्पल देखें तो देखो, एनाबॉलिज्म में एग्जाम्पल हम देख सकते हैं फोटोसिंथेसिस का। फोटोसिंथेसिस क्या होता है? ये एक प्रोसेस होती है जिसमें कि क्या होता है, सनलाइट की प्रेजेंस में
इन्वायरमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड और अर्थ से वाटर, तीनों चीजें मिलकर क्या बनाती है, प्लांट्स के लिए फूड प्रिपेयर करती हैं, ग्लूकोज बनाती हैं। तो छोटी छोटी चीजें मिलकर ग्लूकोज बना रही है, तो क्या है, एनाबॉलिज्म है, चीजें बन रही है। और कैटाबॉलिज्म जब हमें देखना होगा तो हमारी बॉडी के अंदर ही हम देखते हैं कि जो प्रोटीन होता है जो हम खाने में लेते हैं, उसका जब खाने का डाइजेशन होता है तो वो प्रोटीन जो है वो अमाइनो एसिड में ब्रेक हो जाता है ताकि खाने का डाइजेशन हो सके। तो ये प्रोसेस जो है वो इसको क्या कहेंगे, कैटाबॉलिज्म कहेंगे, क्योंकि एक कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट है, एक कॉम्प्लेक्स चीज है जो छोटी छोटी चीजों में टूट रही है। ठीक है, तो मेटाबॉलिज्म क्या है, एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म का ही समअप है, या हमारी बॉडी में होने वाली सारी केमिकल प्रोसेस जिसमें चीजें बन भी रही है और टूट भी रही है, उनका ही समअप है। ठीक है, अब यहाँ पे एक जो नोट लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है मैं ये आपको बताती हूँ। देखो अभी हमने पढ़ा कि मेटाबॉलिज्म जो है इसको आप नोट डाउन कर लेना। मेटाबॉलिज्म जो है वो लिविंग बॉडी के अंदर हो रही है। ठीक है, क्या है, सारी केमिकल रिएक्शन का समअप है। लेकिन अब क्या हो गया है, साइंटिस्ट ने नई नई चीजें इन्वेंट कर दी है, इन्वेंशन हो गया है चीजों का। तो हमारी बॉडी के अंदर जो प्रोसेस हो रही है उनमें से कई सारी प्रोसेस ऐसी है जिन्हें साइंटिस्ट लेबोरेटरी में भी करा सकते हैं, मतलब इन विट्रो कंडीशन में करा सकते हैं। यहाँ ये मैंने लिखा है इन विट्रो, मतलब बॉडी के बाहर, ठीक है, लैब में। तो टेस्ट ट्यूब के अंदर अगर कोई ऐसी रिएक्शन कोई करवा रहा है जो कि बिल्कुल वैसी ही है जैसी हमारी लिविंग बॉडी में होती है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो लिविंग थिंग है। लिविंग रिएक्शन जरूर है क्योंकि वो ऐसी रिएक्शन है जो एक लिविंग बॉडी के अंदर होती है, लेकिन वो केवल तभी लिविंग बीइंग होगी कि वो तभी केवल लिविंग ऑर्गेनिज्म कहलाएगा जब वो एक लिविंग बॉडी के अंदर हो रही है। अगर वो रिएक्शन टेस्ट ट्यूब के अंदर हो रही है तो हम उस टेस्ट ट्यूब को लिविंग नहीं कह सकते, केवल वो रिएक्शन लिविंग है, वो टेस्ट ट्यूब लिविंग नहीं है। इस बात का ध्यान रखना है, यही नोट में था। इन विट्रो का मतलब है लैब में या टेस्ट ट्यूब में, और वहीं इन विवो का मतलब होता है बॉडी के अंदर। ठीक है, इसे याद रख सकते हो कैसे, मैंने ऐसे याद रखा है, विवो एक फोन है, ठीक है, और सारे फंक्शंस फोन के अंदर होते हैं, तो इन विवो मतलब चीजें बॉडी के जहां अंदर हो रही है, ये चीज हुई। अब नेक्स्ट देखते हैं सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन। सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन भी एक डिफाइनिंग फीचर है। क्यों? क्योंकि सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन जो होता है वो केवल लिविंग ऑर्गेनिज्म में ही देखने को मिलता है। कैसे? ये सभी को पता है कि सेल्स जो है वो एक लिविंग बॉडी में ही होती है, चाहे वो एनिमल हो, चाहे वो प्लांट हो, चाहे वो ह्यूमन हो। ठीक है, सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या है? सेल का मतलब समझ में आता है, बेसिक यूनिट है, एक लाइफ की शुरुआती सेल से होती है। सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन से क्या समझ में आता है? जैसे कि यहाँ देखो, ये है सेल, बहुत सारी सेल्स मिलके आपस में क्या बनाती है? एक टिश्यू बनाती है, एक टिश्यू बनाती है। बहुत सारे टिश्यू आपस में मिलके क्या बनाते हैं? एक ऑर्गन बनाते हैं। और बहुत सारे ऑर्गन मिलके क्या बनाते हैं? एक ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। और जब यही सारा ऑर्गन सिस्टम मिलता है तो क्या बनता है? एक लिविंग बॉडी बनती है, एक ह्यूमन, एनिमल या कोई भी लिविंग बीइंग है वो बनता है। ठीक है, तो यही क्या है? सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन है। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है? चीजें ऑर्गेनाइज हो रही हैं, सेल मिलके टिश्यू बना रही है, टिश्यू मिलके ऑर्गन बना रहा है, ऑर्गन मिलके ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम फिर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म बना रहा है। तो ये जो सेल है ये केवल लिविंग ऑर्गेनिज्म में ही देखने को मिलती है, नॉन लिविंग में देखने को तो नहीं मिलती है। इसीलिए इसे क्या कहा है? डिफाइनिंग फीचर कहा है। ठीक है, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स, पता है। अ सेल इज द स्मॉलेस्ट बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, ये भी पता है, सेल से छोटी कोई यूनिट हमारी बॉडी में नहीं है। सेल ने मिलके ही टिश्यू, ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम ये सब बनाया है। ठीक है, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ विच कैन परफॉर्म लाइफ प्रोसेस इंडिपेंडेंटली। अब सेल जो है वो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में भी होगी और मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म में भी होगी। नाम से ही समझ में आता है, यूनिसेल्युलर मतलब जिसमें सिंगल सेल है। नो सच ऑर्गेनाइजेशन इज सीन इन नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स, सेल जैसा कोई भी स्ट्रक्चर हमें नॉन लिविंग में तो देखने को नहीं मिलता है। देयरफॉर सेल्युलर ऑर्गेनाइजेशन इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज अ डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसीलिए सेल्युलर ऑर्गेनाइजेशन को भी हम एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का डिफाइनिंग फीचर कह सकते हैं, क्योंकि केवल और केवल लिविंग ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलता है। आसान सी चीज है। ठीक है, अब लास्ट जो बचा है वो क्या है? कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस भी इन तीनों में से एक डिफाइनिंग फीचर है। सबसे पहले पढ़ा था ग्रोथ,
फिर पढ़ा रिप्रोडक्शन। ग्रोथ और रिप्रोडक्शन जो थे वो नॉन डिफाइंड फीचर थे, क्योंकि उसमें कुछ एक्सेप्शंस थे। अगर वो लिविंग में थे तो कुछ एक्सेप्शन थे जिनमें वो नॉन लिविंग में भी थे। फिर हमने पढ़ा मेटाबॉलिज्म, सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन। ये जो दोनों थे ये क्या थे, डिफाइनिंग फीचर थे, क्योंकि इनमें कोई एक्सेप्शन नहीं था। ये केवल और केवल लिविंग ऑर्गेनिज्म में ही देखने को मिल रहे थे। लास्ट क्या है, कॉन्शियसनेस है। कॉन्शियसनेस क्या है, डिफाइनिंग फीचर है। क्यों, हमने अभी स्टार्टिंग में एक एग्जाम्पल समझा था, जिसमें हमने क्या समझा था कि अगर कोई हमारी बॉडी को टच कर रहा है या कुछ भी ऐसा कर रहा है जिससे हमें पता चल रहा है, सेंस हो रहा है कि हाँ किसी चीज से हमें कुछ हर्ट हुआ है या किसी चीज ने टच किया है, तो हमें पता चल रहा है वो, तो वही क्या है, कॉन्शियसनेस है। ठीक है, कैसे डिफाइन कर सकते हैं, इट इज द एबिलिटी टू सेंस देयर सराउंडिंग्स और इन्वायरमेंट एंड रिस्पॉन्ड टू दीज इन्वायरमेंटल स्टिमुलाई। अगर आग के पास हम हाथ लेके जाएंगे तो क्या होगा, गर्म लगेगा, और जैसे ही गर्म लगेगा हमें सेंस होगा तो हम अपना हाथ तुरंत हटाएंगे। तो क्या हुआ, सेंस हुआ, और इसीलिए हमने अपना हाथ हटाया। इसी को क्या कहते हैं, कॉन्शियसनेस कहते हैं। अगर कोई नॉन लिविंग थिंग है, अगर हम उसे आग में लेके जाएंगे तो वो तो आग से दूर नहीं जाएगी जब तक हम उसे नहीं हटाएंगे। तो कॉन्शियसनेस जो है वो केवल और केवल लिविंग ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलती है, नॉन लिविंग में देखने को नहीं मिलती है। ठीक है, तो शॉर्ट में इसे क्या बोल सकते हैं, रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस, रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलस। ठीक है, फाउंड इन ऑल ऑर्गेनिज्म फ्रॉम प्रोकैरियोट्स टू मोस्ट कॉम्प्लेक्स यूकैरियोट्स। जो कॉन्शियसनेस, ये डिफाइनिंग फीचर जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये प्रोकैरियोट में भी देखने को मिलता है, यूनिसेल्युलर में भी देखने को मिलता है, और मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में भी देखने को मिलता है। ठीक है, अब एक और चीज यहाँ पे, एनिमल्स और ह्यूमंस तो लिविंग होते हैं, ठीक है, उनमें कॉन्शियसनेस देखने को मिलती है। जो प्लांट्स होते हैं उन्हें भी हम लिविंग कैटेगरी में ही लेते हैं, तो प्लांट्स में भी कॉन्शियसनेस देखने को मिलती है। कैसे समझ में आता है, एक टर्म अगर आप लोगों ने सुना हो, फोटोपीरियडिज्म, जिसमें क्या होता है कि हम लोग देखते हैं, जैसे सूरजमुखी का हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं, क्या होता है, हमने सुना है कि जब भी सनलाइट जिस डायरेक्शन में आती है वो उस डायरेक्शन में मूव कर जाता है। क्यों, क्योंकि उनमें ये कैपेबिलिटी होती है सेंस करने की। या फिर कई सारे प्लांट्स हमने ऐसे देखे हैं जो कुछ पर्टिकुलर सीजन में ही ब्रीड करते हैं, कुछ पर्टिकुलर सीजन में ही जिनमें फ्लावर्स आते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि उनमें कॉन्शियसनेस होती है। तो एक नोट डाल के लिख लो कि कॉन्शियसनेस ये जो है कैरेक्टर, ये सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता है। लेकिन एक टर्म यहाँ आप लोग सुनोगे, सेल्फ कॉन्शियसनेस, ये जो होता है ये केवल और केवल किस में होता है, ह्यूमंस में होता है। सेल्फ लगा हुआ है आगे। सेल्फ कॉन्शियसनेस का क्या मतलब है, सेल्फ कॉन्शियसनेस का मतलब ये है, हम बोल सकते हैं कि ये कॉन्शियसनेस का ही एक टॉप मोस्ट वर्जन है। ठीक है, जिसमें हमें चीजें ज्यादा सेंस होती है। हम लोग को कभी लगता है ना कि बारिश होने वाली है, साइंटिस्ट लोग पता करते हैं कि बारिश होने वाली है, तो अब ऐसा तो नहीं है कि वो लोग भगवान है, लेकिन फ्यूचर में जो भी होने वाला है उनको वो उन चीजों को वो प्रेडिक्ट कर सकते हैं और उन्हें फ्लक्चुएट भी कर सकते हैं। तो इसी को क्या कहते हैं, सेल्फ कॉन्शियस कहते हैं। तो ह्यूमंस जो होते हैं उनमें सेल्फ कॉन्शियसनेस होती है, चीजों की अवेयरनेस होती है, खुद के बारे में वो अवेयर होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक और चीज क्या है नोट में, पेशेंट इन कोमा। यहाँ पे ये एक क्वेश्चन है कि जो भी पेशेंट कोमा में होते हैं क्या वो कॉन्शियसनेस उनमें होती है या वो अनकॉन्शियस होते हैं। तो देखो, अगर वो, जैसे हम सुनते हैं कि कोई वेंटिलेटर पर है तो उसकी बॉडी में जो भी चीजें हो रही है, ठीक है, वो सब तो चीजें हो रही है तभी तो वो लिविंग है, लेकिन वो एक्सटर्नल स्टिमुलाई को कि उसमें रिस्पॉन्ड नहीं कर सकता। तो हम ये बोल सकते हैं कि अगर कोई पेशेंट है जो कोमा में है, वो कॉन्शियस होता है, उसमें कॉन्शियसनेस होती है, लेकिन वो सेल्फ कॉन्शियस नहीं होता। ठीक है, इस वाली चीज को हमें ध्यान रखना है। ये चीज हुई कॉन्शियसनेस, हमने समझ ली। आगे चलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पे मैंने 2 क्वेश्चंस रखे हैं। अगर आपको ये चीजें समझ में आई है, इन क्वेश्चंस को पढ़िए। Which of the following is a defining character of a living organism? क्या होगा इसका आंसर, मुझे कमेंट करिए और बताइए। ठीक है, इसके बाद एक और क्वेश्चन है, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ इज। मुझे विश्वास है ये सभी को पता होगा क्योंकि 7th से इन चीजों को हम पढ़ रहे हैं। ठीक है,
तो इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए। मुझे बताइए कि कौन कौन से ऐसे स्टूडेंट हैं जो पहले मेरे चैनल से पढ़ते थे और जिन लोगों ने बायोलॉजी लिया है, ताकि मुझे समझ में आए कि हाँ अभी तुरंत इतने स्टूडेंट हैं मेरे पास जो मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं। ठीक है, तो हमारा ये चैप्टर आधा हम कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, आधी चीजें और बची है जो हम 1-2 दिन में कंप्लीट कर लेंगे। एक चीज और, यहाँ पे जैसे ये चीजें हैं यहाँ पे ये चीजें हैं, हमने यहाँ पे पढ़ा था कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, हमने यहाँ पढ़े थे, राइट। ग्रोथ हमने पढ़ा था, रिप्रोडक्शन पढ़ा था, मेटाबॉलिज्म पढ़ा था, सेल्यूलर स्ट्रक्चर कंपोजिशन और कॉन्शियसनेस हमने पढ़ा था। तो अब देखो बहुत सारी चीजें यहाँ पे ऐसी होती है जो इतने सारे टर्म्स हमें याद नहीं होते हैं। तो हालांकि ये वाला जो ट्रिक है ये आप लोग पहले भी फॉलो करते होंगे, अभी भी फॉलो करिए बिल्कुल इसे। ठीक है, ग्रोथ हुआ, रिप्रोडक्शन हुआ, मेटाबॉलिज्म हुआ, सेल्युलर स्ट्रक्चर हुआ और कॉन्शियसनेस हुआ। तो इसको आप GRMCC करके कुछ भी ऐसा बनाइए अपना अपने मन से कुछ भी बनाइए। ठीक है, क्या बना सकते हैं, एक तो हो गया ग्राम सीसी, ऐसे याद रख सकते हैं। ऐसे याद नहीं रखता है तो हम याद रख सकते हैं कि गुजरात की रेखा में CCTV कैमरे लगे हैं, ऐसा बना लो। या गांव की रेखा में CCTV कैमरे लगे हैं, या गांधी जी के रूम में CCTV कैमरे लगे हैं, जो भी मन हो। ठीक है, बनाओ ताकि चीजें आराम से आप लोग को याद रह सके। तो अभी कोई भी अगर ऐसा स्टूडेंट है जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि उन लोगों को आगे की वीडियोस भी टाइम पर मिलती रहे। ठीक है, तो आगे का चैप्टर हम लोग आगे की क्लास में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।